आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन और डाइटिक्स की यूनिट फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके टॉपिक्स पहले भी बताए जा चुके हैं कि हम इसमें भोजन की परिभाषा, भोजन के कार्य, इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इसका जो मेन यूनिट है उसका नाम है भोजन और पोषण का परिचय, जिसका पहला टॉपिक है भोजन की परिभाषा। तो डेफिनेशन ऑफ फूड, वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिन्हें ग्रहण करने के पश्चात आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती हो, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषण होता हो और शरीर के रोगों से बचाने में समर्थ हो, भोजन कहलाता है। वे पदार्थ जो शरीर का पोषण करते हैं भोजन हैं। भोजन की परिभाषित करने का विस्तृत रूप यह भी हो सकता है कि खाने व पीने योग्य वे पदार्थ जो लिए जाने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, शरीर का निर्माण करे, शरीर को नियंत्रित व सुरक्षित रखे, भोजन है। ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आप सभी को उम्मीद करती हूँ समझ में आ रही होगी। शुभांगिनी जोशी के अनुसार भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। ये सामान्य सी बात है कि जो भोजन होता है वो हमारे जीवन का आधार है, और वैसे भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान को दिया गया है, जिसमें कि भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये इधर नीचे जो है इंग्लिश वाली डेफिनेशन दी गई है। जिन लोगों को इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बाकी अर्थ तो उसका हिंदी में ही समझना पड़ेगा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है भोजन के कार्य। तो हम देखते हैं कि हमारे भोजन के कार्य क्या क्या हैं। तो पहला कार्य यहाँ पर है ऊर्जा प्रदान करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन बनाए रखने के लिए अनैच्छिक कार्यों जिन पर कि हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि हमारे हृदय का धड़कना, हमारी पलकों का झपकना, हमारे अंदर जो श्वसन क्रिया हो रही है, ये सभी क्रियाएं इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इनको निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हृदय का धड़कना, सांसों का निरंतर चलना आदि। अब देखते हैं शरीर का निर्माण। तो भोजन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य शरीर का निर्माण भी है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह शरीर का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नवजात शिशु होता है उसका वजन लगभग 2.5 से 3.5 किलो के लगभग होता है, लेकिन जब वो वयस्क होता है तो वो 50 से 60 किलो तक का हो जाता है। अर्थात जब वो भोजन ग्रहण करता है तो यह भोजन उसके शरीर को पोषण देता है और उसके शरीर में वजन को बढ़ाता है और उसके शरीर का नियंत्रण भी करता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है। अगला कार्य है भोजन का शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करना। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण भी भोजन द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हृदय की धड़कन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, ये सभी भी किसके द्वारा किया जाता है? भोजन के द्वारा। अब हम देखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है एवं रोगों से बचाव होता है। भोजन का सामाजिक कार्य। अब भोजन का सामाजिक कार्य क्या है कि भोजन के आयोजन से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल सरलता से हो जाता है। ये सभी जानते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, अतः भोजन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है और कूटनीति तथा राजनीतिक मनोरथ साधे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भोज्य समूह का। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट यूनिट के, हम तीसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं भोज्य समूह। 5 भोज्य समूह का पोषणीय योगदान। अब देखते हैं हम सम्मिलित इधर हमने लिखा है भोज्य समूह और सम्मिलित भोज्य पदार्थ, यानी उसमें क्या क्या भोज्य पदार्थ या खाने की चीज़ें हम या कहें व्यंजन रखेंगे और उसमें कौन से प्रमुख पोषक तत्व हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि हम अगर पहला टॉपिक लें ऊर्जा प्रदायक भोज्य पदार्थ, तो अब हमें ऊर्जा कौन कौन से पदार्थों से प्राप्त होगी? जैसे कि अनाज एवं अनाज के उत्पाद, जैसे कि अगर हम चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का एवं अन्य अनाज एवं उनके उत्पाद का प्रयोग करते हैं, तो उनमें हमें कौन से पोषक तत्व मिलेंगे? ऊर्जा, प्रोटीन, लोहवर्ण, थाइमीन, नियासिन एवं रेशेदार पदार्थ। ये सभी हमें इन अनाज के सेवन करने से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। प्रोटीन वगैरह होती है दालों में। अब देखिए अगर हम प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की बात करें तो वहाँ पर हैं दालें, साबुत दालें, बीज, राजमा, चौलाई, मटर आदि। दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे कि घी, मक्खन को छोड़कर मावा वगैरह, ये सभी इनसे भी हमें क्या प्राप्त होगा? प्रोटीन प्राप्त होगा। अंडा, मछली, मुर्गी, मांस एवं उनके उत्पाद, इन सभी से भी हमें क्या? प्रोटीन प्राप्त होगा। अब इन भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें रहेगी?
या कौन सा प्रमुख पोषक तत्व रहेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसमें रहेगा प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम, लोहवर्ण, विटामिन बी समूह, वसा एवं रेशेदार पदार्थ। तीसरा देखते हैं सुरक्षात्मक सब्जियां एवं फल। जैसे कि जो सब्जियां होती है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है एक प्रकार से, जैसे सभी हरी पत्तेदार सब्जियां, नारंगी पीली सब्जियां एवं फल, विटामिन सी युक्त सब्जियां एवं फल। इनमें क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, विटामिन सी होता है, लोहवर्ण, कैल्शियम और इसमें फोविक अम्ल होता है और रेशेदार पदार्थ विटामिन सी, केराटिन, रेशेदार पदार्थ ये सभी इनमें उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं अगला अन्य सब्जियां एवं फल, जैसे कि लौकी, गिलकी, कद्दू आदि, फलियां, मटर, आलू, प्याज, परवल, भिंडी आदि एवं अन्य फल जैसे कि केला, सेब, खरबूज, तरबूज, अंगूर आदि। इन सभी में क्या होता है, खनिज लवण, विटामिन एवं रेशेदार तत्वों के संपूरक होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अंतिम जो समूह है तेल, घी, शक्कर एवं इनके उत्पाद। तेल, घी, मक्खन, वनस्पति घी, शक्कर, गुड़ जैसे कि जेम, सिरप, शहद आदि। इनमें भी ऊर्जा, वसा, आवश्यक बसीय अम्ल, वसा में घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है 4 वो था फूड गाइड का पिरामिड, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले सबसे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रेन्स, होल ग्रेन, ब्रेड, राइस, उसके बाद में फ्रूट्स रखे गए हैं। फिर यहाँ पर हाई प्रोटीन के जैसे कि मीट वगैरह, इसके बाद में वेजिटेबल्स रखी गई हैं और उसके बाद में ऊपर फ्रेश वेजिटेबल, जूस वगैरह। फिर इसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो मतलब जिनकी पावर लो होती है थोड़ी, हम उन पदार्थ को रख सकते हैं लो प्रोटीन वाले, जैसे कि मिल्क, योगर्ट, ये सब पाचन वगैरह सही से करते हैं। अब हम मिल्क प्रोडक्ट भी रख सकते हैं उसके बाद में। और फिर हम स्वीट्स रखेंगे क्योंकि शुगर भी शरीर के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद में ऊपर रखा गया ऑयल्स और फिर उसमें फाट्स रखा गया है। अब देखते हैं हम इस खाद्य पिरामिड को थोड़ा समझते हैं। खाद्य पिरामिड का उपयोग करना। खाद्य पिरामिड दिखाता है कि कितना आय आप जो खाते हैं वह समग्र रूप से आना चाहिए। स्वास्थ्य संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शेल्फ फूड पिरामिड के आकार से पता चलता है कि स्वस्थ खाने के लिए लोगों को किस प्रकार के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ खाने चाहिए। यानी ये जो फूड पिरामिड होता है वो आपको ये एक प्रकार से जानकारी देता है कि आपको किस प्रकार की चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। मतलब एक प्रकार से खाद्य पिरामिड का उपयोग करके व्यक्ति अपना स्वस्थ जीवन जी सकता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है भोजन का स्वास्थ्य से संबंध। टॉपिक 5 ही थे वैसे इसमें। देखते हैं भोजन का स्वास्थ्य से संबंध। अच्छी तरह से खाने से हृदय रोग और मधुमेह जैसी भोजन का स्वास्थ्य संबंध। हम ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि हम जब भोजन जो करते हैं उसका हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर ये क्या असर करता है। तो हम देखते हैं अच्छी तरह से खाने से हृदय रोग और मधुमेह जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। ये सोने के पैटर्न, ऊर्जा के स्तर और आपके सामान्य स्वास्थ्य में भी मदद करता है। आपने देखा होगा कि आपका मूड अक्सर आपके द्वारा चुने गए भोजन के प्रकार को प्रभावित करता है, साथ ही आप कितना खाते हैं। पोषण का अध्ययन है भोजन में पोषक तत्व, शरीर उनका उपयोग कैसे करता है और आहार स्वास्थ्य और रोग के बीच संबंध बताता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से भोजन का स्वास्थ्य से संबंध है। अगला टॉपिक है पोषण की परिभाषा। पोषण की परिभाषा गार्डनर के अनुसार पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि, विकास एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है एवं उनका उपयोग करता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि गार्डनर के अनुसार, गार्डनर जो एक न्यूट्रिशन डाइटिक्स के एक जो हैं
डाइटिशियन हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है कि पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है। किन प्रक्रियाओं का? जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं विकास, उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है एवं उनका उपभोग करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। एस मुताम्बी एवं शालिनी राव के अनुसार विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है। अब पोषण स्तर का आकलन देखेंगे हम। तो पोषण स्तर का आकलन 3 स्तरों पर होता है: अनुकूल या पर्याप्त पोषण, दूसरा होता है अच्छा पोषण, अल्प पोषण और तीसरा है कुपोषण। तो जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण किया जाता है हमारे द्वारा, उसी आधार पर पोषण को विभिन्न स्थितियों निम्न प्रकार से देखी जा सकती है। हम कैसे देख सकते हैं? पोषण की स्थितियाँ पहली होती है एक तो पर्याप्त पोषण और दूसरी होती है कुपोषण। अब कुपोषण में अपर्याप्त पोषण भी मिल सकता है या अत्यधिक पोषण भी हो सकता है, क्योंकि कम खाने से भी कुपोषण होता है और अधिक खाने से भी कुपोषण होता है। तो पहला हम देखते हैं अनुकूल, उत्तम या पर्याप्त पोषण। पर्याप्त पोषण या अच्छा पोषण भी हम जिसे कह सकते हैं, इसे उत्तम या सुपोषण भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य पोषण के उस स्तर से है जिसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके लिए व्यक्ति को उचित पोषण तत्व युक्त भोजन करना होता है। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहे और उसकी कार्य क्षमता उसकी उम्र अनुसार हो, यह स्थिति संतुलित आहार ग्रहण करने से आती है। भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल की उचित मात्रा का होना उत्तम पोषण के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति का शरीर सही से काम कर रहा है, उसका दिमाग उसकी उम्र के हिसाब से सही से काम कर रहा है, अर्थात वो कुपोषित नहीं है, यानी उसको पर्याप्त पोषण मिल रहा है। और पर्याप्त पोषण में सभी प्रकार के आवश्यक तत्व जो है वो अगर उपस्थित हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो जो पोषण उसे दिया जा रहा है वो उसके अनुकूल या पर्याप्त है। अब देखते हैं हम उत्तम पोषित व्यक्ति के लक्षण, यानी जो उत्तम या अनुकूल पोषण ले रहा है उसमें लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को पर्याप्त पोषण मिल रहा है या नहीं? तो शारीरिक रचना उम्र के अनुसार होती है, अर्थात शरीर की लंबाई वजन का अनुपात सही होता है। हाव भाव तथा आसन सही रहता है, यानी उसका उठने बैठने का तरीका, बोलने चालने का तरीका। त्वचा मुलायम तथा चमकदार रहती है। दांत तथा मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। व्यक्ति प्रसन्न, उत्साही तथा ऊर्जावान रहता है और एकाग्रता रहती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को उत्तम पोषण मिल रहा है। अब देखते हैं कुपोषण क्या होता है कि जब भोज्य पदार्थ गुण व परिमाण में अपर्याप्त लिए जाते हैं, जिसमें भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाए, तो वह कुपोषण की स्थिति कहलाती है। यानी जिस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हो उससे यदि आपके शरीर को ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये सभी नहीं मिल पा रही है या आप स्वस्थ नहीं रह पा रहे हो भोजन ग्रहण करने के पश्चात भी, तो ये आपकी स्थिति कुपोषण की है। पोषण की वह स्थिति है जिससे एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी या अधिकता दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होती है। जब कुछ पौष्टिक तत्व कम तथा कुछ अधिक हो तो कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं कुपोषण की कौन कौन सी स्थितियां हैं। पहली है अत्यधिक पोषण। इस प्रकार के पोषण की स्थिति में शरीर की आवश्यकता से अधिक पोषण लेने पर उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप शरीर का वजन बढ़ जाता है तथा मोटापा व उससे संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती है। अपर्याप्त पोषण क्या होता है? इस प्रकार के पोषण की स्थिति शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषण न लेने अथवा कम ले पाने के कारण उत्पन्न होती है। भोजन में भोज्य पदार्थों की कम मात्रा या पोषण मूल्य का कम होना अपर्याप्त पोषण कहलाता है। अपर्याप्त पोषण भी दो तरह का होता है। प्राथमिक अपर्याप्त पोषण। प्राथमिक अपर्याप्त पोषण यह पोषण आहार या भोजन में पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी के कारण होता है। यानी लगातार अगर किसी पोषक तत्व की आपके भोजन में कमी है तो आपको प्राथमिक अपर्याप्त पोषण हुआ, कुपोषण हुआ। लेकिन द्वितीय अपर्याप्त पोषण जब उचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित आहार तो ग्रहण किया जाता है, परंतु वे पौष्टिक तत्व मल मूत्र पसीने द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं,
अर्थात उनका पाचन, अवशोषण या उपापचय एवं संग्रहण शरीर में सही तरह से नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति को हम द्वितीय अपर्याप्त पोषण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कुपोषण के कारण क्या हैं, किन कारणों से कुपोषण होता है। कुपोषित स्त्री से उत्पन्न बच्चे का वजन भी कम होता है, अतः इन बालकों का शरीर एवं मानसिक विकास कम होता है। यदि माता कुपोषित है तो उससे जो जन्मी संतान है वो भी कुपोषित ही होगी। शारीरिक एवं मानसिक विकास उन अवस्थाओं में भी रुक जाता है जब बच्चों के चयापचय दोष, हार्मोन संबंधी अव्यवस्था तथा आंतरिक अंगों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हार्मोनल नियंत्रण भी बिगड़ गया है तो इससे भी व्यक्ति कुपोषित हो सकता है। अब देखेंगे कुपोषण के लक्षण। कुपोषण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है। उसमें पढ़ने, लिखने तथा याद करने की क्षमता का भी ह्रास होता है। बालक का मन खेलने कूदने में भी नहीं लगता है। वह चिड़चिड़ा, क्रोधी, अशांत एवं बेचैन रहने लगता है। देखिए, अब कुपोषण को हम इस प्रकार भी चार्ट में एक प्रकार से बता सकते हैं कि अतिपोषण और अल्पपोषण। अतिपोषण में जैसे कि अतिभार होना, मोटापा होना, हृदय रोग होना, विटामिन ए की अधिकता हो जाना, विटामिन डी की अधिकता हो जाना। अब वहीं अगर हम अल्पपोषण में देखें, विटामिन डी की अधिकता से देखिए आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे कि यकृत रोग, गुर्दे का रोग, उच्च रक्तचाप, ये सभी किससे? विटामिन डी की अधिकता से। और अगर अल्पपोषण हो गया है तो इससे क्या हो जाएगा? स्कर्वी, बेरी, घोंघा अथवा रिकेट, पेलाग्रा, ऑस्टोमेसिया, रतौंधी, ये सभी रोग अल्पपोषण के कारण हो जाएंगे। अब देखते हैं हम कि कुपोषण से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो इस समस्या से निदान के लिए लोगों को पोषण ज्ञान की जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वे कम धन में भी पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, समाज के सोचने के ढंग में परिवर्तन लाना होगा। इसी के साथ अगला टॉपिक है हमारा पोषक तत्व। हम देखेंगे पोषक तत्व की परिभाषा, पोषक तत्वों के प्रकार, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल, स्रोत, कार्य एवं कमी के लक्षण। तो हम सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। हम पोषक तत्वों की परिभाषा देखेंगे। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर के उष्णता एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं एवं ये ही पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या है पोषक तत्व? जो कि क्या करते हैं? वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, शरीर की देखभाल करते हैं। इन्हें ये हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं और उन्हें संपन्न भी करते हैं। जिनकी उचित मात्रा आवश्यक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों की पूर्ति हम आहार अथवा भोजन ग्रहण करके कर सकते हैं। हमारा आहार कई प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। पोषक तत्व शरीर को पोषित करते हैं। हमारे आहार से हमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, ये सभी हमें अपने भोजन से प्राप्त होते हैं। ये पोषक तत्व रासायनिक, यौगिक एवं ऐसे तत्व होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं, या तो ये इनके योग से ही हमेशा तैयार होते हैं। अब देखते हैं पोषक तत्वों के प्रकार। तो पोषक तत्व जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल या वृद्ध पोषक तत्व, जिन्हें कि हम कार्बो, जल, वसा और प्रोटीन, ये जो हैं स्थूल कहलाते हैं। आहार में लिए जाने वाले भोज्य पदार्थों की अधिकांश मात्रा कार्बोज, वसा, प्रोटीन एवं जल के रूप में होती है, अतः इन्हें स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कि विटामिन और खनिज। विटामिन एवं खनिज भोजन के कुछ कम बहुत छोटा सा अंश होता है इनका भोजन में, अतः इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये वह पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित
होते हैं। अब पोषक तत्वों का हम फिर से एक बार वर्गीकरण देखेंगे। हमने अभी यहाँ पर इसके प्रकार देखे थे, अब हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो पोषक तत्वों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत, जैसे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व के आधार पर कार्बोज, वसा और पदार्थ, कोशिका निर्माण कार्य करने वाले पोषक तत्व के आधार पर प्रोटीन, खनिज, लवण। और तीसरा है सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने वाले पोषक तत्व के आधार पर, जैसे विटामिन और जल। अब देखते हैं ऊर्जा देने वाले तत्व, जैसे कि कार्बोज समूह। कार्बोज समूह के अंतर्गत जड़ वाली सब्जियां, जैसे कि आलू, प्याज, शकरकंदी आदि, जिनमें स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रकार के अनाज यथा चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी आदि आते हैं। हरी सब्जियां, छिलकेदार पत्तेदार सब्जियां, ये सभी भी हमें क्या करते हैं, कार्बोज का समूह इनमें उपस्थित होता है। शरीर में कार्बोज की कमी से वजन कम हो जाता है। अगर कमी है तो अगर आपके शरीर में कार्बोज की कमी है, अर्थात आपका वजन आपकी उम्र के हिसाब से कम होगा। अब देखते हैं वसा समूह। इसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का मुख्य स्रोत तेल युक्त बीज, मक्खन, अंडा, नारियल, मूंगफली आदि हैं। इसके अत्यधिक उपयोग से वजन बढ़ता है व कमी से वजन में कमी आती है तथा शारीरिक विकास रुक जाता है। अब देखते हैं कोशिका निर्माण का कार्य करने वाले पोषक तत्व, जैसे कि प्रोटीन समूह। ये क्या करता है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास, विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं नियमन, तंतुओं का पुनर्निर्माण आदि उनके प्रमुख कार्य प्रोटीन करता है। दूध, मछली, सोयाबीन और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से हमें बहुत सारी कमजोरी, बीमारी हो सकती है, जैसे कि मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ये सब होता है। अब देखेंगे हम खनिज लवण समूह। शारीरिक वृद्धि, निर्माण, मरम्मत, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन, रोगों से रक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने आदि कार्यों के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। शरीर का कुल वजन का 4% भाग खनिज लवणों का होता है। ये अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। खनिज लवणों की कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि रक्त अल्पता, रक्त का देर से थक्का बनना, घोंघा, ये सब रोग हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो विटामिन समूह। विटामिन सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं। शरीर की सभी आंतरिक क्रियाओं, जैसे कि श्वसन, प्रजनन, परिवहन आदि कार्यों, शरीर के भरण पोषण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के फल, हरी सब्जियां, संतरा, आम, आंवला, गाजर, दूध, अंडा, सेब, केला, ये सभी क्या होते हैं, विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं। इनसे हमें विटामिन मिलता है। जैसे हमें पता है कि आंवला, नींबू या कोई भी खट्टा पदार्थ यदि हम खाते हैं तो उससे हमें विटामिन सी मिलता है, जिससे कि हमें स्कर्वी रोग नहीं होता, अर्थात हमारे जो मसूड़े, दांत और ये संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अगला है जल। तो भोजन के बिना तो मनुष्य कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, किंतु जल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में जल एक घोलक के रूप में कार्य करता है। जल शरीर का वजन 66% भाग बनाता है। तंतुओं में जल की मात्रा 70 से 80%, अस्थियों में 20% तथा रक्त में 80 से 90% तक और मूत्र में 96 से 97% तक जल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसको पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे।